Good morning, student. Welcome again to the class 9 physics online session. Okay, dear student, in the last video we have started the chapter force and laws of motion, and in that chapter we have completed the first law of motion, and that is the object at rest remain at rest, or the object in motion remain in uniform motion until the external unbalanced force act on it. कब तक? जब तक कोई external unbalanced force act नहीं करता. So that was the first law of motion. Then the second law of motion we have seen, and in the second law of motion we have encountered with the very new topic that is called momentum. तो जैसे ही मैंने मोमेंटम लिया तो वीडियो देखने के बाद कई बच्चों ने तुरंत मुझे मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि सर वी वांट टू रिवाइज द सेम दैट इज मोमेंटम. ये जो टॉपिक है आप उसको फिर से लीजिए, हमें वो समझ में नहीं आया है. सो आई एम टेकिंग द मोमेंटम अगेन. ओके, सो मोमेंटम इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. एज आई हैव टेकन momentum is denoted by P, and it is the product of mass and velocity. Okay, it is the product of mass and velocity. Now P is equals to m into v. तो देखो P जो है m into v यानी kg is the unit of mass and v का होता है मीटर पर सेकेंड. So this is the unit of momentum. What P? momentum का यूनिट क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड. So kg मीटर पर सेकेंड is the SI unit of momentum. Okay, kg मीटर पर सेकेंड. So ये मोमेंटम हुआ. मोमेंटम बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या होता है, मोशन में होता है, so it acquires the momentum. देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आपने देखा होगा कोई चीज़ जैसे काफ़ी ऊपर से नीचे गिरती है तो नीचे में जैसे ज़मीन पे पड़ी तो नीचे में एक मार्क बन जाता है ना. रेत पे अगर गिरी तो रेत पे मार्क बनेगा. तो ये मार्क क्यों बनता है? बिकॉज एज इट मूव्स, सो ड्यू टू द मोशन इट एक्वायर्स द मोमेंटम, एंड ड्यू टू मोमेंटम इट हैज़ दिस इफेक्ट, है ना. इसी वजह से इफेक्ट देखने मिलता है. जैसे देखो अगर किसी चीज़ को हम धीरे से क्या करें, पुश करें, तो हमें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलता. लेकिन वही अगर हमने जोर से किया तो उसका इफेक्ट कुछ और होगा. सो व्हाई? बिकॉज इन बोथ द केसेस वी हैव द डिफरेंट मोमेंटम. तो मोमेंटम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. आपको और एक बात बता दूं, जैसे कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना, रोड पे आपने एक्सीडेंट्स देखा होगा. तो जो छोटा सा अगर व्हीकल भी है लेकिन वो काफ़ी स्पीड से अगर जा रहा है, जैसे बाइक है, काफ़ी स्पीड से अगर चला रहे हैं और अगर एक्सीडेंट होता है तो ऐसे ड्राइवर्स की, ऐसे राइडर्स की मौत हो जाती है. वाई? बिकॉज जब वो काफ़ी फास्ट मूव करता है तो उसके अंदर उतनी ज़्यादा मोमेंटम आ जाएगा, है ना, क्योंकि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. तो मास जो भी व्हीकल का है वो और मल्टीप्लाई बाय जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा मोमेंटम और उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, है ना. वही अगर राइडर अगर कम स्पीड से चले, है ना, एकदम कम स्पीड से चले, मास उतना ही है लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसे काफ़ी कम है, तो फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी काफ़ी कम मिलेगा. तो इसका मतलब क्या है? मोमेंटम भी काफ़ी कम मिलेगा. तो जब भी हम मोमेंटम की बात करते हैं तो दो चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है. द फर्स्ट वन इज़ द मास एंड सेकेंड वन इज़ द वेलोसिटी. यानी या तो मास ज़्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज़्यादा होता है, या फिर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी मोमेंटम ज़्यादा होता है. तो मोमेंटम इज टोटली डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी. मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, है ना. यानी इन दोनों के प्रोडक्ट पे है इसी वजह से. ओके, तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम ये जो है ये एक प्रॉपर्टी हो सकती है मूविंग ऑब्जेक्ट की. ओके, प्रॉपर्टी किसकी होगी? मूविंग ऑब्जेक्ट की, क्योंकि जब तक मूव नहीं करेगा तब तक वेलोसिटी नहीं आएगी, और वेलोसिटी नहीं आएगी तो मोमेंटम नहीं होगा. तो इस पर से हम ये भी बोल सकते हैं क्या, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सो डज इट हैव द मोमेंटम. अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हुई उसकी? जीरो. तो वेलोसिटी अगर जीरो हुई तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विल बिकम जीरो.
सो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है दैट टाइम इट हैज़ ज़ीरो मोमेंटम, तो ऐसे वक्त उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मोमेंटम, और मोमेंटम का ऐसा यूनिट भी मैंने आपको अभी क्लियर किया, दैट इज kg मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये था हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, so that is given by the rate of change of momentum is given by force, so rate of change of momentum यानी p1 minus p2, यानी p1 इनिशियल मोमेंटम हो सकता है और ये फाइनल मोमेंटम हो सकता है ना, या फिर आप दोनों में से कोई भी लीजिए, लेकिन दो मोमेंटम, हाँ, दोनों मोमेंटम का डिफरेंस और इन ए गिवन टाइम, ओके, इज कॉल्ड व्हाट, इट इज अ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो जैसे इसका होगा m, है ना, v माइनस m u और इन अ गिवन टाइम, है ना, द चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ गिवन टाइम। तो जैसे मैंने बताया था m कॉमन निकाला, v माइनस यू अपॉन t, सो एज वी नो दैट v माइनस यू इज व्हाट, एक्सेलरेशन, सो f इज इक्वल्स टू ma, द न्यू फॉर्मूला वी गॉट फॉर द फोर्स, फोर्स का हमें नया फॉर्मूला मिल जाता है, फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू a। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगेन states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और जैसे ही, जैसे देखो ये सरफेस है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u, ठीक है, इनिशियली ये कितने u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नाउ एट पॉइंट b, अब जैसे ये मूव कर रहा है, सो हियर यहाँ पर एक अनबैलेंस फोर्स उसको हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इट विल मूव फास्टर, यानी अब यहाँ पर इसका मास जो भी होगा, मास m, है ना, मास m यहाँ पे u, और यहाँ पर अब देखो जैसे ही ये फोर्स उस पर अप्लाई किया तो ये थोड़े से नए वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और इस मोमेंटम से ये जो मोमेंटम उसका निकल रहा है m इंटू यू, और ये जो मोमेंटम निकल रहा है m इंटू वी, तो एक मोमेंटम से दूसरे मोमेंटम में चेंज होने के लिए उसको कुछ टाइम लगा होगा, सो दैट टाइम इज गिवन बाय t। सो चेंज इन द मोमेंटम होने के लिए कितना टाइम लगा, t, सो दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था, f इज इक्वल टू m इंटू a। ओके, सो मोमेंटम जो है वो न्यूटन सेकेंड लॉ में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपको बता रहा हूँ कि the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force and in the direction of force। यानी कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है और उसको जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम चेंज होने वाला है ना, तो हियर मोमेंटम कंसेप्ट। ओके, सो आई होप कि आपको मोमेंटम समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Third law of motion, Newton's third law of motion, and it's very easy. So what it states? It says that for every action, there is equal and opposite reaction। For every action there is equal and opposite reaction। This is the Newton third law of motion। यानी जब भी कहीं हम एक्शन अप्लाई करते हैं या फिर जहाँ पर भी हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो जितना फोर्स हम अप्लाई करते हैं उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर अप्लाई करेगा। यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, यानी जिसने जैसा काम किया उसको उसका वैसा ही रिजल्ट मिलता है। सेम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे देखो अगर मैंने अगर हिट किया
तो जितने ताकत से मैं इसको हिट करूँगा, जितने ताकत से हिट करूँगा उतना ही ताकत ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है जिस पे, जैसे देखो बोर्ड पे मैंने इस तरीके से हिट किया, तो जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया है बोर्ड पे, बोर्ड भी उतना ही फोर्स मेरे हाथ पे अप्लाई करता है। इसी वजह से हमें यहाँ पर वो फील होती है, वो इंजरी फील होती है, वो पेन फील होता है कि हाँ कुछ तो हमें भी लग गया। जैसे मैंने बोर्ड पे मारा तो बोर्ड को तो लगा ही लगा, लेकिन बोर्ड ने भी मुझे उतना ही मार दिया तो हमारे हाथ पे भी लग जाता है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये हमें बहुत सारी जगह देखने मिलता है। जैसे देखो हम जब चलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं सरफेस पे, ज़मीन पे, और उतना ही फोर्स ज़मीन हमारे पैर पे अप्लाई करती है, अब तक कहीं जाके हम मूव करते हैं। तो फर्स्ट वन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकेंड, और क्या एग्जाम्पल्स है, व्हेन द गन रिकॉइल्स। आपने देखा होगा जब हम गन से हम कोई फायर करते हैं ना, बुलेट को फायर किया, तो फायर करते वक्त बुलेट सामने जाती है लेकिन आपकी गन जो है वो पीछे आएगी। सो दिस इज ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और एग्जाम्पल्स है द फ्लाइंग जेट एंड द रॉकेट्स। आपने देखा होगा जितने भी रॉकेट है ऊपर जाते हैं ना, तो वो इतने ऊपर कैसे जाते हैं, क्योंकि वो उतना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, निकालते हैं ज़मीन पे, तब उसको पुश किया जाता है अपसाइड, है ना। सो देयर ऑल्सो यू हैव द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद बोट एंड शिप। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप बोट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, है ना, जैसे आपने स्टेप आउट करने की कोशिश किया और आपका पैर अगर बोट पे है, तो जैसे ही आप सामने अपना पैर डालते हैं निकलने के लिए, तो होता क्या है, बोट थोड़ी से पीछे जाती है। तो वाई दिस, बिकॉज एज यू अप्लाई द फोर्स ऑन द सरफेस, तो उतना ही फिर सरफेस भी हमारे ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करता है। या फिर आपने इस पे भी देखा होगा कि बोट के ऊपर भी थोड़ा सा वेट होता है, तो वो बोट भी फिर पीछे जाती है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, होस पाइप का भी एक एग्जाम्पल है ना। होस पाइप में भी हम वैसे ही कर सकते हैं। हाँ, द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। इन केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, तो जितना फोर्स हमारा सरफेस, और सरफेस किस पे लगाएगी, कार्ट पे लगाएगी, तो हमारे क्या करते हैं, जो हॉर्स होते हैं वो उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, और जितना ज़्यादा फोर्स वो अप्लाई करेंगे उतने फास्ट वो उस कार्ड को मूव कर सकते हैं। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, सो दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हम 3 लॉज की, है ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ की। ओके, फर्स्ट लॉ, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में जो हमने कंसेप्ट देखा था वो था इनर्शिया का। सेकेंड इसमें हमने कंसेप्ट देखा था किसका, मोमेंटम, और थर्ड था एक्शन रिएक्शन। अब देखो ये जो एक्शन जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है और रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे। सो फर्स्ट लॉ में हमने देखा था इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसी से रिलेटेड फर्स्ट लॉ था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट, or the object in motion remain in motion until the external force act on this. This is Newton's first law of motion. फिर उसके बाद हमने देखा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के पहले हमने मोमेंटम देखा था। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, मोमेंटम मिलता है। और मोमेंटम, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा मोमेंटम होता है। सो मोमेंटम इज टोटली डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी। एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force and in the direction of force. So this is Newton's second law of motion, which is related with the
momentum. Now the third one, the action reaction. The third law of motion, Newton's third law of motion states that for every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. और ये एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो सरफेसेस पे होगी. एक ऑब्जेक्ट एक्शन करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसको रिएक्शन करेगा. तो एक्शन रिएक्शन इज गिवन इन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. So dear student, this is all about the Newton's laws of motion. So we'll have some more concept in the next videos, that is law of conservation of momentum and all. So that will complete in the next video. Okay, so that's all for now. We'll meet in the next video.